हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का टॉपिक आईसीएसई का डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है। ठीक, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बीच बीच में। ठीक, तो अपना ध्यान इधर रखना और कोशिश करना कि जो भी चीज़ें इस चैप्टर में है या इस पीडीएफ में है, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इफ़ यू आर एबल टू राइट इट डाउन इट वुड बी बेटर, क्योंकि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी मैं कवर कर सकती थी, जो भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर में, सब मैंने इसमें कवर कर दिया। ठीक है, तो यू कैन कॉपी इट डाउन। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लिमिटेशन, सारे के सारे लिखे हैं। क्रिटिसिज्म, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो सब के सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीधा और बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। लिखा है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। इट सीक्स टू एक्सप्लेन सिस्टमैटिकली अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है, सभी सोशल साइंस होते हैं, वेदर इट इज पॉलिटिकल साइंस, वेदर इट इज सोशियोलॉजी, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, सबको ही सोशल साइंस कहते हैं। ये एक ऐसे तरह का सोशल साइंस है जहाँ पे हम इकोनॉमिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अकाउंट्स की क्लास में भी बताया था ये चीज़ कि इकोनॉमिक क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक क्वेश्चंस का मतलब होता है जहाँ पे हम मनी मैटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम मनी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो इकोनॉमिक क्वेश्चन होगा, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं या इकोनॉमिक कहते हैं। तो जिसमें हम इकोनॉमिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इस सिस्टम में हम ये समझाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोई इंडिविजुअल या सोसाइटी या इकोनॉमी पैसे को लेके क्वेश्चंस पुट अप करती है और किस तरह से उस पैसे को लेके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। सिंपल, कीन्स हैज एप्टली रिमार्क्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी is said to have strangled itself with definitions। तो अब यहाँ पे कीन्स का कहना है, क्योंकि हम डेफिनेशंस ही पढ़ने चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कीन्स का कहना ये है कि अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हो गई। देयर आर टू मेनी डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होगी, जिसमें हम यहाँ पे सिर्फ 4 डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और हम 4 डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं एक एक डेफिनेशन पे। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन के कुछ नाम हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो वेल्थ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द नेम ऑफ द डेफिनेशन एंड द राइटर ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन किसने लिखी और डेफिनेशन का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला डेफिनेशन हमारे पास वेल्थ डेफिनेशन है और उसके राइटर है एडम स्मिथ। दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, और वेलफेयर डेफिनेशन दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक, नाम याद करना है। तीसरा डेफिनेशन है हमारे पास स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स ने लिखी है। और लास्ट है हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और ये सैमुअल्सन ने लिखी है। ठीक है, तो डेफिनेशन के नाम और डेफिनेशन के राइटर यू विल लर्न इट आउट, यू हैव टू लर्न इट आउट, यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट आते हैं सबसे पहला डेफिनेशन, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है। लिखा है, एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज a science which inquires into the nature and causes of wealth of nations, in his famous book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations। जितना लिखा है पहले हिंदी में बात करेंगे। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम नेचर और कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात करते हैं। मतलब जो भी नेशंस हैं, जो भी कंट्रीज हैं, टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी वेल्थ के बारे में कि कैसा वेल्थ है। नेचर मतलब कैसा वेल्थ है, तो वो कैसा वेल्थ है और किस तरह से वेल्थ जनरेट होता है, किस तरह से वेल्थ आता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने हमें डेफिनेशन में ये बताया है कि एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसी भी नेशन की या किसी भी कंट्री की वेल्थ के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो वो कैसा है, मतलब नेचर, और दूसरा कहाँ से आता है, ये वेल्थ का कॉज क्या है, कैसे ये वेल्थ जनरेट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, उन्होंने एक पर्टिकुलर बुक में ये डेफिनेशन लिखी थी, उनकी लिखी बुक है। ठीक है, बुक का नाम लिख लो, आ सकता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक का नाम है हमारे पास, आप बुक का नाम भी याद कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया सबसे पहला टॉपिक, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन, जो कि एडम स्मिथ ने लिखी है। अब इस डेफिनेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं फीचर्स। ठीक, फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ। अब फीचर्स पे जाने से पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट यू नीड टू राइट फीचर्स, ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि वेल्थ डेफिनेशन के फीचर्स लिखो। ठीक, ये कोशिश करो कि एग्जैक्टली सेम रहे जो सब हेडिंग्स है। ठीक है, सब हेडिंग्स कोशिश करो कि एग्जैक्टली सेम रहे। जैसे कॉजेज ऑफ वेल्थ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक मैन लिखा हुआ है। ठीक, सब हेडिंग सेम रखो। सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखने का कोशिश करना और अंदर की चीजें ब्लू पेन से लिखने का कोशिश करना। ठीक, सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ वेल्थ। लिखा है अकॉर्डिंग टू द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट। तो सबसे पहले जब हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, वेल्थ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो वेल्थ डेफिनेशन ये बोलता है कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक्स का है वो ये है कि किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं और कैसे उस पैसे को खर्च करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन का सबसे पहला फीचर क्या बोलता है? वेल्थ डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हाउ डू पीपल अर्न मनी, अर्न वेल्थ एंड हाउ दे स्पेंड इट। दूसरा आता है हमारे पास कॉजेज ऑफ वेल्थ। कॉजेज ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं। लिखा है इकोनॉमिक्स सीक्स टू एग्जामिन कॉजेज विच लीड टू एन इंक्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। क्या बोल रहे हैं? कॉजेज ऑफ वेल्थ। कॉजेज ऑफ वेल्थ नाम से समझ में आ रहा है कि ये वेल्थ आती कैसे है, हाउ इज इट कॉज्ड, ये वेल्थ आती कैसे है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये भी बताने में हेल्प करता है कि किस तरह से इस वेल्थ का प्रोडक्शन होता है, मतलब ये वेल्थ कैसे बनती है, और किस तरह से इसे जमा करके रख सकते हैं, इसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, मतलब किस तरह से इसे अक्यूमुलेट करके हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक मैन। द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर्स एन इकोनॉमिक मैन हु इज अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। द इकोनॉमिक मैन ट्राइज टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटीरियल गेन्स थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक मैन क्या होता है? वेल्थ डेफिनेशन कहता है कि इकोनॉमिक्स किसी भी इंसान को इकोनॉमिक मैन कहता है जिसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पता हो, जिसको पता है कि उसको अपनी वेल्थ का क्या करना है, जिसको पता है कि उस वेल्थ को वो किस तरह से अचीव कर सकता है, किस तरह से उस वेल्थ के बारे में वो गेन कर सकता है, किस तरह से उस वेल्थ को बढ़ा सकता है। जिसको भी इसके बारे में पता हो, जिसको भी अपने वेल्थ की नॉलेज हो, जिसको भी अपने वेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी अवेयरनेस हो, उसको इकोनॉमिक मैन कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक वर्ड का ही मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो जिसको भी अपने पैसे की, जिसको भी अपने मनी की अवेयरनेस होती है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक मैन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स कवर किए हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक तुम्हें 3 फीचर से ज़्यादा की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। अब देखो हमारे पास 4 डेफिनेशन क्यों है? जब पहली डेफिनेशन आई तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी दूसरी डेफिनेशन आई, जब दूसरी डेफिनेशन आई तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो पहली डेफिनेशन की जो कमियां हैं, पहली डेफिनेशन के जो क्रिटिसिज्म है, जो लिमिटेशंस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है टू मच एम्फोसिस ऑन मटीरियलिज्म। टू मच एम्फोसिस ऑन मटीरियलिज्म। ठीक है, पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये लगाया गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरफ से ये लगाया गया कि जब इस डेफिनेशन के बारे में बात हो रही थी, जब इस डेफिनेशन को लिखा गया, तो इस डेफिनेशन को पढ़ के ऐसा लगता है कि सारा का सारा एम्फोसिस जो है वो मटीरियलिज्म के ऊपर है। मटीरियलिज्म का मतलब होता है वो चीज़ें जो आप पैसे से ही खरीद सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो आपका लग्जरी दिखाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं जिन चीज़ों से, जैसे अच्छी गाड़ी हो गया, अच्छा घर हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि जो और हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, कि कोई खुश है कि नहीं, लव है, अफेक्शन है, इन सब के बारे में बात ही नहीं किया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो यहाँ पे उस वैल्यू के बारे में बात ही नहीं किया दैट हैप्पीनेस is also important, love is also important, affection is also important, इसके बारे में बात ही नहीं किया। ठीक है, तो पहला जो कमी है वो यही है, टू मच एम्फोसिस ऑन मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात किया हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्लेस टू मैन।
Another shortcoming of wealth definition of economics is that it has given undue emphasis, undue मतलब बहुत ज़्यादा, undue emphasis on wealth and in the process has reduced man to a secondary place in the study of economics. पैसा important नहीं है, इंसान ज़्यादा important है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैसे को दे दिया उस डेफिनेशन में और इंसान को सेकेंडरी प्लेस पे डाल दिया है कि वो तो एक जरिया है पैसा कमाने का। ऐसा नहीं होता, इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो आता रहेगा। तो यहाँ पे वही बोला कि मैन को सेकेंडरी प्लेस दे दिया है और मनी को फर्स्ट प्लेस दे दिया है, ठीक है, वेल्थ को फर्स्ट प्लेस दे दिया है। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरे क्रिटिसिज्म पे आते हैं। तीसरे क्रिटिसिज्म पे लिखा है narrow view of wealth. Major criticism leveled against classical economists is that they have defined wealth in a way narrow and restricted sense. They have excluded non-material goods or services like health and education from the definition of economics. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि wealth को एक बहुत ही छोटे दायरे में देखा गया है, ठीक है, बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में देखा गया है कि वेल्थ का मतलब क्या होता है। वेल्थ का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए पैसे से खरीद के इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अक्यूमुलेट करके रखते चले जाएं बस, ठीक है। लेकिन वेल्थ मतलब पैसा अगर आपके पास है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, घर है, जो कुछ भी, अगर वो इंसान हेल्दी ही नहीं है तो वेल्थ का क्या करेगा, ठीक है। अगर उसको अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही तो वो वेल्थ का क्या करेगा, ठीक है। तो हेल्थ और एजुकेशन ये भी वेल्थ का हिस्सा होनी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन ये भी वेल्थ का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के, लेकिन इनके बारे में बात ही नहीं किया। वेल्थ का मतलब उनका यही है कि हाँ ज्वेलरी हो, इंसान के पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इसी के बारे में बात किया। नेक्स्ट आते हैं इट, यहाँ पे एक वर्ड गायब है, इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो यहाँ पे स्कार्सिटी के बारे में बात नहीं किया। अच्छा आप समझो स्कार्सिटी होता क्या है। स्कार्सिटी का मतलब है कमी, या बोलो हर चीज़ लिमिटेड अमाउंट में होना, दैट इज व्हाट स्कार्सिटी मीन्स, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी के भी पास अनलिमिटेड नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। किसी की लिमिट कम है और किसी की लिमिट ज़्यादा है। किसी की लिमिट इतनी है कि हाँ इतना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसकी अर्निंग है, उसकी इनकम है, उसी में उसको अपना खर्चा चलाना है। किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक लिमिटेड है ना, बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ नंबर, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो यहाँ पे स्कार्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कार्सिटी के प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं किया। मैंने आपको शायद अकाउंट्स की क्लास में बताया हो, नहीं तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड स्कार्स है, लिमिटेड है, ठीक है, चाहे कोई कितना भी अमीर इंसान हो, लैंड उसके पास लिमिटेड ही है, ठीक है। लेबर लिमिटेड है, एक कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उतने ही लोग तो लेबर बन सकते हैं, लिमिटेड, ठीक है। कैपिटल दैट इज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, जो पहला अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज कैपिटल, या जो अपने बिजनेस में अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, वो भी लिमिटेड होगा। और एंटरप्रेन्योर के आइडियाज है, उनके काम करने का जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। उसके बारे में वेल्थ डेफिनेशन ने बात ही नहीं किया। जो चीज़ें हमारे पास कम है, स्कार्स है, उनके बारे में वेल्थ डेफिनेशन में बात ही नहीं किया। तो लिखा है द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इग्नोर्स द बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेमली रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है ना, ये वही वाले रिसोर्सेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब भी पैसा कमाना होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, देयर आर थिंग्स विच आर वेरी वेरी लिमिटेड, उनके बारे में बात ही नहीं किया, स्कार्सिटी के बारे में बात ही नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ वेलफेयर डेफिनेशन। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं बहुत आराम से अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि आप बोर ना हो, ठीक है। बुक में ये बहुत लेंदी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोशिश करो साथ साथ लिखते जाओगे तो नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नहीं तो चैप्टर बहुत लंबा है और खुद पढ़ने बैठोगे, एक एक पॉइंट पढ़ने बैठोगे तो हर पॉइंट लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ऐसे नोट्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आ जाता है हमारे पास वेलफेयर डेफिनेशन। ये अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये डेफिनेशन कहता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट
closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other side, and more important side, a part of the study of man. चलो अब इसको हिंदी में समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है। ये डेफिनेशन कह रही है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम मैनकाइंड के बारे में बात करते हैं, मतलब मैन इन जनरल के बारे में बात करते हैं। किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, किस तरह से एक इंसान एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, सोशली कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरह से वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अटेन करता है, किस तरह से वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदता है अपने वेलबींग के लिए, ठीक है, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में बात नहीं करता, ये वेल्थ के बारे में बात करता है बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इंसान के बारे में बात करता है। स्टडी ऑफ मैन, ये इंसान के बारे में बात करता है। इस डेफिनेशन में हम इंसान को प्राइमरी प्लेस दे रहे हैं और वेल्थ को सेकेंडरी प्लेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे डेफिनेशन में जो पहले डेफिनेशन की कमी थी कि इंसान को एक इकोनॉमिक मैन की तरह देखा है, उस क्रिटिसिज्म को इसमें कंप्लीट करने का कोशिश किया कि प्राइमरी प्लेस पे हमने मैन को रखा है और सेकेंडरी प्लेस पे हमने वेल्थ को रखा है, ठीक है। एक इंसान का वेलफेयर मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसका लाइफ कितना कंफर्टेबल है, वो सोशली कितना खुश है, इसके बारे में ज़्यादा बात किया है। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, सबसे पहला फीचर आता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो जो क्रिटिसिज्म था हमारे पास वेल्थ डेफिनेशन का कि सिर्फ इकोनॉमिक मैन के बारे में बात किया, उसके जो नॉर्मल लाइफ की हैप्पीनेस है, लव है, अफेक्शन है, उसके बारे में बात नहीं किया। तो यहाँ पे उस चीज़ को ठीक किया गया। मार्शल प्लेस्ड प्राइमरी एम्फोसिस ऑन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ही बिलीव दैट वेल्थ इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ बट ओनली अ मीन्स टू ह्यूमन वेलफेयर। तो इनका कहना है कि वेल्थ कमा के अंत नहीं होता किसी भी चीज़ का, वेल्थ सिर्फ एक जरिया है, पैसा सिर्फ एक जरिया है, वेल्थ सिर्फ एक जरिया है जिसकी वजह से ह्यूमन वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। एक इंसान की लाइफ बेटर हो सकती है। वेलफेयर होने का मतलब ये है लाइफ बेटर होना, ठीक है। एक इंसान की लाइफ बेटर होने का जो जरिया है वो वेल्थ है। तो वेल्थ को हम प्राइमरी प्लेस नहीं दे सकते, हम वेल्थ को हम सेकेंडरी प्लेस देंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कंसर्न विद द इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल अर्न मटीरियल मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड हाउ दे स्पेंड दीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वेलबींग। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। क्या कहने का कोशिश कर रहा है इसमें कह रहा है कि जो भी इंसान का लाइफ टाइम जो भी चीज़ें वो करता है, कैसे वो इनकम अर्न करता है, कैसे उस इनकम को स्पेंड करता है, अपने जो लाइफ की एक्टिविटीज़ करता है, इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये समझने का कोशिश करते हैं कि लोग अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें कैसे अर्न करते हैं, ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए वो कैसे उसको स्पेंड करते हैं और किस तरह से वो सेटिस्फैक्शन ले पाते हैं उन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, जिससे उनकी वेलबींग क्रिएट हो सके, उनका वेलफेयर क्रिएट हो सके, उनकी लाइफ बेटर हो सके, ठीक है। तो अभी भी हमने प्राइमरी पोजीशन मैन को ही दिया, वेल्थ को नहीं दिया। तीसरा आता है स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। According to Marshall, economics is not concerned with the total human welfare but is concerned with the material welfare only, that is the part of human welfare which is related to wealth. Economics studies those activities which are most closely connected with attainment and the use of the material requisites of well-being. तो study of material welfare के बारे में बात करते हैं। मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कोशिश ये करता है कि मटीरियल वेलफेयर के बारे में बात करें, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर इन टोटल नहीं, मटीरियलिस्टिक वेलफेयर जो है उसके बारे में ज़्यादा बात करें, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उन सारी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पढ़ा जाता है जिससे कोई भी इंसान अपने मटीरियल वेलफेयर को या मटीरियल वेलबींग को अकम्प्लिश कर सकता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी है इकोनॉमिक्स में जिसको खरीद के, जिसको हम अपने मनी से खरीद के, मतलब किस तरह से, एक तो पहले हमने पैसा कमाया, किस तरह से इनकम अर्न किया वो इम्पॉर्टेंट है, फिर उसको कैसी चीज़ों के ऊपर स्पेंड किया कि वो हमारी लाइफ में बेटरमेंट ला सके, वो हमारी लाइफ में वेलफेयर ला सके। इसके बारे में हम बात करते हैं मार्शल की डेफिनेशन में। नेक्स्ट आते हैं एम्फोसिस ऑन रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग।
तो यहाँ पे लिखा है देयर इज ऑल्सो एम्फोसिस ऑन मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. ऑब्वियसली द मटीरियल थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स. मटीरियल नीड्स आर वेरी बेसिक नीड्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर वन कैन थिंक ऑफ अदर नीड्स. तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि वेलबींग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स है. अच्छा, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इनको पैसे से खरीदना पड़ता है. You need to use your wealth to buy these things. ठीक है, you need to use your earned income to buy these things. ठीक है, इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जो भी आपने पैसे कमाए हैं, जो भी आपने इनकम कमाई है, उसको खर्च करना पड़ेगा. ठीक है, और ये हमारे वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. तो इनको भी हमें पैसे से खरीदना पड़ता है. ये जितना अच्छा होगा उतना बेटर लाइफ हो सकता है. मतलब इसके साथ और भी चीज़ें चाहिए, बट ये 3 नेसेसिटीज़ हैं. ठीक है, तो जो बेसिक नीड्स है वो किस तरह से फुलफिल हो रही हैं, किस तरह से बाकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं, इसके बारे में बात करें. वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके वेलबींग के लिए यूज़ होना चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Next है exclusion of non-economic activity. Marshall has limited the scope of economics to those forces and activities which are amenable to measurement in terms of money. That is why political, social, cultural and religious activities of human beings are excluded from the purview of economics as they are not subject to measurement in terms of money. तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब एक बार मैं समझा देती हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कर सकते हैं, सोशल रीज़न, कल्चरल या रिलीजियस रीजंस की वजह से करते हैं. हम उसे पैसा कमाने के लिए नहीं करते. तो मैं आपको हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, कोई मदर है, ठीक है, एंड शी इज़ कुकिंग फॉर हर चिल्ड्रन. इसके लिए उन्हें कोई वेल्थ नहीं जनरेट होती. शी इज़ नॉट जनरेटिंग एनी वेल्थ वाइल डूइंग चोर्स फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक है, अपने बच्चों के लिए काम करने से उनको कोई वेल्थ जनरेशन नहीं होता. ठीक है, बट शी डज इट, फिर भी वो काम करती हैं. ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जब भी हम कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है. हम किसी मंदिर में जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, सेवा करना चाहते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं. ये सारी चीज़ें हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, तो मार्शल ने इनको इग्नोर किया है. क्या ये हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में इनके बारे में बात नहीं किया है. मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड किया है. सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात किया है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको पैसे के हिसाब से तोला जा सके, जिसको पैसे से खरीदा जा सके, जिसको मनी खर्च करके अपनी इनकम जो आपने अर्न किया है उसको स्पेंड करके जिसको आप खरीद सकते हो, उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया है. अब इसमें भी क्रिटिसिज्म है. ठीक है, ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, इसमें भी हमारे पास क्रिटिसिज्म है. सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है economics regarded as a social science only. Marshall has been criticized for treating economics as a social science rather than a human science. In terms of welfare definition, the activities of an isolated individual like Robinson Crusoe or a Himalayan saint like outside the orbit of economics, because both of them are cut off from the rest of the society. Thus, welfare definition restrict the scope of economics to the study of person living in the organized communities only. अब यहाँ पे इसको इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस की तरह ही डिफाइन किया हुआ है. अगर कोई इंसान सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, मतलब वो इस डेफिनेशन का हिस्सा ही नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेंट है, साधु, वो हिमालयाज में है, तो वो अभी एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं है. या जैसे हम रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो वॉयजेस पे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लोग ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, सोसाइटी से बाहर है, तो मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया हुआ. ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में, वेलफेयर डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक सोशल साइंस की तरह ट्रीट किया है कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच मेक्स देयर लाइफ बेटर, सिर्फ उन लोगों के बारे में बात किया. ठीक है, तो ये पहला क्रिटिसिज्म आता है. दूसरा क्रिटिसिज्म है impractical classification of activities. The distinction between economic and non-economic activities is unscientific,
illogical and illusory since all human activities have an economic aspect as well. Moreover, welfare is composite and it is very difficult to separate material welfare from the total welfare. तो यहाँ पे economic activity और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते. इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक इंसान की लाइफ में दोनों ही वेलफेयर का काम करती हैं. ठीक है. इफ अ मदर फील्स हैप्पी कुकिंग फॉर हर चिल्ड्रन, इट इज़ इन द केस ऑफ वेलफेयर. नो, वो वेलफेयर में ही आ रहा है. अगर कोई इंसान मंदिर में दान करना चाहता है, गरीबों के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो सारे के सारे काम, वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक नहीं हुए, वो पैसा कमाने के एस्पेक्ट से नहीं किए जा रहे हैं. तो क्या उनसे लोगों का वेलफेयर नहीं आता? कोई जानवरों के लिए करना चाहता है, कोई गरीबों के लिए करना चाहता है, कोई बेगर्स के लिए करना चाहता है, कोई रिलीजियस एस्पेक्ट में कोई काम करना चाहता है, वो भी वेलफेयर में आता है. वो भी इंसान की लाइफ बेटर बताता है, क्योंकि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है. ठीक है. तो आप, ये बहुत ही इलॉजिकल, बहुत ही अनसाइंटिफिक है और ये बहुत ही इल्यूजरी है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग अलग देखिए. ये इम्प्रैक्टिकल है. ठीक है. जो कि इन्होंने कोशिश किया. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात नहीं किया. तो ये इनका क्रिटिसिज्म हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट. Welfare definitions include only material things within their purview. They exclude non-material things like the services of doctors, lawyers, teachers, etc. from their orbit. These services have nothing material in them. However, these services also satisfy our urgent needs and thereby promote welfare. Hence, it is incorrect to say that economics is concerned with material things only. तो materialistic aspect के बारे में बात करते हैं. materialistic aspect क्या कहता है? welfare definition ने सिर्फ और सिर्फ materialistic things के बारे में बात किया. ठीक है. सारे नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स या सर्विसेज को हटा दिया. ठीक है. ये सारे सर्विसेज जिसमें कुछ भी मटीरियलिस्टिक नहीं है, उसके बारे में बात नहीं किया. लेकिन क्या ये सर्विसेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. क्या हमारी मदर जो हमारे लिए सर्विस करती हैं, जो हमारे लिए काम करती है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? या जो हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर्स करते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? सब इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे लिए फ्रेंड्स करते हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर हम वेलफेयर के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे लेकिन मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को ही देखा है, तो ये क्रिटिसिज्म बन जाता है. नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. रॉबिन्स हैज ऑल्सो criticized welfare definition as they restrict the scope of study of economics. Economics studies several activities which hardly promote economic welfare. Many goods like liquor, cigarettes and guns do not promote economic welfare. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी में which are not promoting welfare. ठीक है. जो वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ को बेटर नहीं बनाती, लेकिन उसको पैसे से खरीदा जाता है और लोग खरीदते हैं. ठीक है. जैसे लिकर हो गया, दैट इज अल्कोहल, सिगरेट्स हो गए, गन्स हो गए. दे आर नॉट मेकिंग सोसाइटी बेटर. ठीक है. वो कहीं से भी वेलफेयर का काम नहीं करते, किसी भी इंसान की लाइफ को बेटर बनाने का काम नहीं करते. क्या हम उसको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे. क्यों? क्या उस पर टैक्स नहीं जाता? बिल्कुल जाता है. क्या लोग अपने अर्नड मनी को उस पर खर्च नहीं करते? बिल्कुल करते हैं. तो हम उसको मटीरियलिस्टिक थिंग की तरह देखेंगे, तो इकोनॉमिक्स से तो उसको आउट नहीं किया, लेकिन वेलफेयर तो नहीं करता वो. तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बन जाता है कि ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि इस पे लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी खर्च करते हैं. तो क्या हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर कर देंगे? नहीं. लेकिन क्या ये इकोनॉमिक वेलफेयर करता है, जो कि डेफिनेशन का नाम ही है वेलफेयर डेफिनेशन? तो ये वेलफेयर तो नहीं करता. तो इनको कहाँ डालेंगे, ये डेफिनेशन में कहाँ जाएंगे? इसके बारे में कुछ भी मार्शल ने बात नहीं किया. नेक्स्ट आते हैं vague concept of material welfare. The welfare definition are also subject to criticism on the ground that material welfare cannot be quantitatively measured. Welfare is a subjective thing. It is psychic in nature. तो ऐसा इनका कहना है, क्रिटिसिज्म में कहना है कि जो मटीरियल वेलफेयर के बारे में बात किया, ये बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है. ठीक है. बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. वेलफेयर हर किसी के लिए अलग अलग होता है. यू कैन नॉट मेजर वेलफेयर. ठीक है. हर किसी के लिए वेलफेयर अलग होता है. इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. वेलफेयर कैन बी डिफरेंट फॉर समवन एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर द अदर पर्सन. ठीक है. वेलफेयर हर किसी के लिए अलग अलग होता है. इट इज़ ऑल
इन माइंड कि किसी इंसान के लिए वेलफेयर क्या होता है। तो यहाँ पे हम मटेरियल वेलफेयर के बारे में इतने अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये इट इज़ जस्ट अ फीलिंग विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो हम उसको एक डेफिनेशन में नहीं ला सकते। नेक्स्ट आते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन हमें लाइनल रॉबिन्स ने दी है। इस डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन है, पूरा नाम है इनका, ये क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, ठीक है, अब इन्होंने सोशल साइंस नहीं बोला, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, किस तरह से एंड्स और स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स क्या हो जाएगा, एंड्स वुड बी देयर वांट्स, ठीक है, समझना, ये डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है। उन्हें जो भी चीजें चाहिए, जो भी एस्पेक्ट वो अपनी लाइफ का अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, दैट बिकम्स एंड्स, ठीक है। अब ये जो भी इनकी वांट्स है, जो भी चीजें इन्हें चाहिए, वो फुलफिल स्कार्स मीन से, मतलब स्कार्स रिसोर्सेज से ही होगी, क्योंकि मैंने आपको पीछे समझाया रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हर चीज का हमारे पास लिमिट है, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स कभी भी नहीं रुकेंगे, वी ऑलवेज वांट समथिंग और द अदर, ठीक है, हमें हमेशा अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत रहती है, ठीक है। हमारे पास जो भी वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है उन वांट्स को अकम्प्लिश करने के लिए वो स्कार्स है, वो कम है, वो लिमिटेड है, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी, और उनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उन रिसोर्सेज को अलग अलग तरह से यूज भी किया जा सकता है। तो इसी रिलेशनशिप को जब हम समझते हैं कि वांट्स की, स्कार्स रिसोर्सेज के, और ऐसी रिसोर्सेज जिसके अलग अलग यूजेस हों, इस रिलेशनशिप को हम स्कार्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। अब इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सबसे पहला, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक। एंड्स मैंने आपको बताया, एंड्स मीन्स वांट्स, हमारे पास जो भी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है, इट शुड बी एंड्स हियर। एंड्स हियर रिफर टू ह्यूमन वांट्स। A fundamental fact of economic life is that wants are unlimited. Human wants are not only large in number, but they tend to multiply over time. As one want is satisfied, another want crops up. तो इंसान की जो चाहते हैं, जो उसकी wants है, जो उसके desires है, वो unlimited है, वो कभी भी नहीं रुकेंगे। एक want accomplish होती है, एक desire पूरा होता है तो नया desire आ जाता है, ठीक है, एक नई want आ जाती है, वो want accomplish होगी तो एक नई want आ जाएगी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ह्यूमन लाइफ का, ये कि हमारी जो wants है वो अनलिमिटेड है, हमें हमेशा एक के बाद एक अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चीज़ अकम्प्लिश होगी तो हमें दूसरी चाहिए, दूसरी चीज़ अकम्प्लिश होगी तो हमें तीसरी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्कार्स मीन्स। अब इन वांट्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो रिसोर्सेज है, मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। द सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज दैट टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट इज लिमिटेड, ठीक है। Means refer to various productive resources such as land, labor, capital, etc., which are needed to produce and procure goods needed to satisfy human wants. Resources are said to be scarce in the sense that the supply of resources is limited as compared to the demand. तो हमारे पास जो भी resources है हमारी wants को accomplish करने के लिए, जो भी supply of resources है, जिन resources का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने wants को पूरा करने के लिए, they are very very limited, ठीक है, वो स्कार्स है, वो अनगिनत नहीं है। जैसे हमारी वांट्स अनगिनत है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमारे पास अगर इतना पैसा नहीं है, तो हमारे पास जो रिसोर्स है इन सारे वांट्स को अकम्प्लिश करने का वो लिमिटेड है, तो हम एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं दैट आर वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज फ्रॉम विच आर वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड दे आर लिमिटेड, ठीक है। दूसरा आ जाता है स्कार्स मीन्स। नेक्स्ट लिखा है एक लाइन, इफ द मीन्स आर नॉट स्कार्स देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देर इज निर्वाणा। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वही अनलिमिटेड हो, जो भी चाहिए मिल जा रहा है, देर इज नो लिमिट टू एनीथिंग, फिर तो हमें निर्वाणा ही मिल चुका है ना, कंप्लीट टोटल सेटिस्फैक्शन। तब तो हमें किसी चीज़ की ना कमी है और ना ही हमें कोई और चीज़ चाहिए,
ठीक है, क्योंकि जो भी चाहिए वो मिल जा रहा है, तो वी आर अटेनिंग निर्वाणा देयर। तो ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा ही हमारी वांट्स अनलिमिटेड रहेंगे और उन वांट्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ मीन्स। अब मीन्स का मतलब फिर से लिख लेते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। The third fact which Robbins' definition has is that scarce resources can be put to alternative uses. For example, a piece of land can be used to produce wheat, vegetables, etc. The use of scarce resources in the production of one commodity prevents their use for any other commodity. Therefore, the society has to make a decision as to how to allocate the scarce resources for the production of different commodities. अब यहाँ पे alternative uses का क्या मतलब है? Alternative uses का मतलब ये जो हमारे पास scarce resources हैं, ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनको हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू यूज इट, गवर्नमेंट इसे यूज करना चाहती है। अब एक जमीन का टुकड़ा है, इस पे कितनी चीजें हो सकती हैं? इस पे हो सकता है जो लोग गरीब हैं उनके लिए हाउसेस बन सकते हैं, मतलब एक रेसिडेंशियल एरिया बन सकता है, ठीक है। हो सकता है लोगों के लिए यहाँ पे खेती हो सकती हो, मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग हो सकता हो, ठीक है। इस एरिया को हो सकता है बड़ा लैंड होगा तो एयरपोर्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो सकता है इस पे हाईवे बन सकता हो सकता है इस पे कोई गवर्नमेंट ऑफिस बन सकता हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या इनमें से एक ही चीज हो पाएगी? करेक्ट है, सब कुछ तो एक जगह पे नहीं हो सकता। तो हर एक रिसोर्स का बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। यू नीड टू चूज, यू नीड टू मेक अ डिसीजन एज अ ह्यूमन, यू नीड टू मेक द डिसीजन कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसको कैसे एलोकेट करें, इसको किस तरह से काम पे लगाया जाए कि हमारी कोई एक वांट या जो भी वांट सेटिस्फाई हो सकती है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस में आता है। ऑल्टरनेट यूजेस हैं हर एक लिमिटेड रिसोर्स का। आप हर एक लिमिटेड रिसोर्स को बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। तो यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू चूज कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। नेक्स्ट आते हैं जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, चॉइस के बारे में बात करते हैं। सिंस द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड आर ऑल्सो केपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस, पीपल हैव टू मेक चॉइस एंड एलोकेटिंग दीज रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। तो जब हम चॉइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ठीक है, वी नीड टू चूज कि जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो हम अपनी वांट्स को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, अब उसमें चूज करना पड़ेगा। वी नीड टू हैव अ चॉइस, वी नीड टू मेक अ डिसीजन कि इस ऑल्टरनेटिव यूजेस में से ये जो रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को अकम्प्लिश करने के लिए, जो भी वांट हमारा अकम्प्लिश हो सकता है, जिस भी स्कार्स रिसोर्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको किस काम में लगाएं, वो हमें चूज करना पड़ेगा। तो देयर इज अ चॉइस, देयर इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है economics as a science. According to Robbins, economics is a science. It provides a systematic knowledge with regard to human efforts in solving economic problems arising out of scarce means and unlimited wants. Economics is about making choices against the backdrop of scarcity. तो अगर हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को रॉबिन्स ने साइंस बोला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिकली समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस क्या एफर्ट लगाते हैं, किस तरह से वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्स मीन्स, ठीक है, वही तो हमारी प्रॉब्लम है। अभी पीछे पढ़ा ना हमने, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होती तब तो हमें निर्वाणा अटेन हो जाता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे इसको कैसे झेलते हैं, इसको कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को अकम्प्लिश करने का कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जो भी स्कार्सिटी हमारे पास दुनिया में है, इसमें ही रह के किस तरह से ऑल्टरनेटिव यूजेस में हम चॉइस क्रिएट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
Robbins' definition clearly brings out the root cause of economic problems, which forms the foundation of economics as a social science. तो सबसे पहला आता है logical explanation of economic problem. अब रॉबिन्स ने अपने definition में जो main economic problem है, ठीक है, इस सोशल साइंस का जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बारे में बात किया, ठीक है, स्कार्सिटी के बारे में बात किया. तो यहाँ पे रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस स्कार्सिटी, इसके बारे में बात किया. वो इससे पहले किसी ने अपनी डेफिनेशन में नहीं किया था, तो वो हमें इसकी डेफिनेशन में देखने को मिला, लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में देखने को मिला. नेक्स्ट आते हैं universal nature. The scarcity definition of economics emphasizes the universal nature of the subject in the sense that scarcity of means in relation to ends is a universal problem everywhere and at all times. Rich as well as poor, traditional as well as modern economics face the problem of choices. तो हम universal nature के बारे में बात करते हैं. जो हमारी scarcity definition है, ये universal nature में, मतलब ये हर जगह फिट बैठती है, ठीक है, ये हर जगह सही बैठती है, हर जगह फिट बैठती है, क्योंकि ये सब जगह की प्रॉब्लम है. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, कि चीज़ें स्कार्स रहेंगी, हर चीज़, हर रिसोर्स की कमी रहेगी, ठीक है, चाहे वो इंसान गरीब हो, उसके पास भी चीज़ें लिमिटेड है, कोई इंसान अमीर हो, उसके पास भी लिमिटेड हो, कोई इंसान गरीब हो, उसके पास भी चीज़ें लिमिटेड है. चाहे आप ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कोशिश करें या मॉडर्न टर्म्स में पढ़ने का कोशिश करें, ये जो चॉइसेस का प्रॉब्लम है कि आपको ऑल्टरनेट यूजेस में चूज करना पड़ता है, ये सब में ही देखने को मिलेगा. नेक्स्ट मेरिट है हमारे पास ह्यूमन साइंस. रॉबिन्स points out that economics is a human science and not merely a social science. This is because the problem of choice and resource allocation is faced by an individual irrespective of whether he is a member or not of an organized community or is living in isolation. तो human science एक मेरिट है रॉबिन्स की डेफिनेशन का. रॉबिन्स का कहना है कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस है, ये एक सोशल साइंस नहीं है. इसमें ये जो चॉइस का प्रॉब्लम है ना, इट डजेंट मैटर कि वो इंसान एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी में रहता हो या अकेले रहता हो. चॉइस का प्रॉब्लम सभी के पास है, सबको किसी ना किसी चीज़ में ऑल्टरनेटिव यूजेस में चूज़ करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट यूजेस में चूज़ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि स्कार्स मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम सभी का है, ठीक है. तो इट इज़ ह्यूमन साइंस, इट इज़ नॉट सोशल साइंस. नेक्स्ट आता है वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economic studies or economic activities, whether they relate to the production of tangible commodities or services, provided they involve scarcity of means in relation to unlimited wants. तो wider view of economic activity, रॉबिन्स की definition क्या कहती है, जो economic activities हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो tangible commodity और services के लिए हो, ठीक है. tangible word का मतलब होता है something that can be touched, seen or felt, ठीक है, something that can be touched, seen और felt, that is tangible, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे सामने दिख रही हो, दैट इज टैंजिबल, ठीक है. तो रॉबिन्स क्या कहते हैं, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करें जो कि टैंजिबल हो या सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, ठीक है, वो सारी ही चीज़ें, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सारी ही चीज़ें स्कार्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उनको जो बनाने का तरीका, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी हमारी वांट्स हैं वो सब अनलिमिटेड होती हैं. नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव साइंस. रॉबिन्स emphasizes Robbins' emphasis that economics is a positive science. Economics is a systematic body of knowledge which provides the framework within which one can analyze economic problems faced by the society. तो ये एक पॉजिटिव साइंस है. पॉजिटिव साइंस क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है, नॉलेज प्रोवाइड करता है. इकोनॉमिक्स हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो किसी डेफिनेशन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हुआ. तो इस डेफिनेशन में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और उन प्रॉब्लम से कैसे हटना है, उन प्रॉब्लम से कैसे बचना है, उन प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बारे में रॉबिन्स की डेफिनेशन में बात किया है. तो इट इज़ पॉजिटिव साइंस.
नेक्स्ट आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट रिगार्ड्स इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस by making it neutral between ends. Many contemporary economists believe that they are economists believed that they as economists are required to tell what is good or bad about certain choices. तो यहाँ पे नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो रॉबिन्स की डेफिनेशन को इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया है कि हमने बोला कि इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न टाइम, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न टाइम, लिख देती हूँ मैं। कंटेम्प्रेरी वर्ड जहाँ पे भी यूज हो तो हम मॉडर्न टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न टाइम इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि एज इकोनॉमिस्ट उन्हें बताना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें चॉइसेस के बारे में बात किया ना, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किया। तो रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में प्रॉब्लम तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है स्कार्सिटी। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो एक और प्रॉब्लम है ऑल्टरनेट यूजेस, उसमें ये तो बता दिया कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ये डिसीजन मेकिंग में व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड इसके बारे में बात नहीं किया, ठीक है। ये पहला क्रिटिसिज्म कह रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में पहले तो हमें प्रॉब्लम बताई इकोनॉमिक्स की, वो क्या है कि चीज़ें स्कार्स है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। फिर उनके अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के लिए, देयर आर ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है, ये एक बताया। तो हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है एज ए ह्यूमन, वी नीड टू चूज आउट कि कौन सा करना है चूज और कौन सा नहीं करना है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें ये बताना चाहिए एज इकोनॉमिस्ट, इनका कहना है, जो मॉडर्न टाइम इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में बात होनी चाहिए थी, जो कि डेफिनेशन में बात नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इट डज नॉट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इशूज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात नहीं किया। अब इकोनॉमी इंस्टेबल होती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है बहुत बड़ा, इनकम डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनके बारे में बात होना चाहिए था, लेकिन इनके बारे में डेफिनेशन में कुछ भी नहीं दिया। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म आता है लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन का, स्कार्सिटी डेफिनेशन का। तीसरा आता है स्टैटिक डेफिनेशन। रॉबिन्स हैज टेकन a static view of the scarcity problem. Robbins' definition does not take into account the possibility of an increase in resources over time. With economic growth, the availability of resources and their efficiency increase. Economics is not only concerned with present economic problem but also with the future problem. अब यहाँ पे static definition का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिक्स का क्या कहना है। इनका कहना है कि लाइनल रॉबिन्स ने एक स्टैटिक डेफिनेशन दे दी है। स्टैटिक डेफिनेशन का क्या मतलब होता है समझना। इन्होंने बोल दिया है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। क्या कभी भी किसी रिसोर्स का बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं होता? ऐसा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी बेटर होती है, साइंस बेटर होता है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है थिंग्स गेट बेटर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रिसोर्स का जिसके बारे में आप बचपन में पढ़ते चले आ रहे हो, दैट इज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा रिसोर्स था जो लिमिटेड था, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन उसके बाद सोलर एनर्जी आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन आया, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। पहले लोगों को लगता था कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो और कोई सोर्स ही नहीं है व्हीकल्स को रन करने का, लेकिन आया ना, साइंस आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो क्या हम रिसोर्सेज को ओवर टाइम बढ़ा नहीं सकते? तो ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज ओवर टाइम बढ़ती नहीं, बढ़ती है। उस पॉसिबिलिटी के बारे में बात ही नहीं किया। इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रेजेंट टाइम के बारे में या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करती है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करती है। तो लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं कि फ्यूचर में हो सकता है देयर इज अ वे जिससे हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में बात ही नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज रिड्यूस्ड इकोनॉमिक्स इनटू प्योर साइंस, a science that is concerned with the formulation of economic laws only. Economists these days believe the economics is also concerned with the solution of economic problem. तो यहाँ पे जब साइंस बोल दिया ना, जब लाइनल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन को साइंस बोल दिया, तो साइंस किस पे चलता है? साइंस लॉज पे चलता है, साइंस प्रिंसिपल्स पे चलता है, ठीक है, साइंस लॉज पे चलता है, साइंस प्रिंसिपल्स पे चलता है. लेकिन क्या इकोनॉमिक्स, क्योंकि ह्यूमन रिलेटेड है, क्या वो कंप्लीटली लॉज और प्रिंसिपल्स पे चल सकता है? नहीं चल सकता. तो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से प्योर साइंस बोलना वाज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स. नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी. तो कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ कमी नहीं होता, अबंडेंस भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. जैसे हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बारे में बात करते हैं, ये डिप्रेशन क्यों आया था? इसका रूट कॉज ये था कि सप्लाई मार्केट में चीज़ों का इतना ज़्यादा हो गया था. तब लोगों को लगता था कि बस सामान बनाते चले जाओ, मार्केट अपने आप मिल जाएंगे और चीज़ें बिक जाएंगी. लोगों के दिमाग में ये होता था, ठीक है. तो हुआ क्या, उस समय इस ट्रेंड की वजह से, इस तरह की सोच की वजह से, जो मैन्युफैक्चरर्स का जो सोच था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है, तो इसकी वजह से सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया कि डिमांड से भी ज़्यादा सप्लाई हो गया, ठीक है. सप्लाई वॉज ग्रेटर और इतना चीज़ों का डिमांड नहीं था. तो जब भी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस चीज़ का इतना डिमांड नहीं होता है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है. और अगर वो चीज़ें सस्ती होने लगेंगी तो वो चीज़ें लॉस में बिकने लगेंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा. तो कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ स्कार्सिटी मतलब कमी नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होता है कि चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू, जिसके बारे में लाइनल रॉबिन्स ने बात नहीं किया. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हमें सैमुअल्सन ने दी है. According to Samuelson, economics is the study of how people and society choose, with or without the use of money, to employ the scarce productive resources which have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in the society. तो Samuelson के according, economics is the study, किस चीज़ की स्टडी है? किस तरह से लोग और सोसाइटी. तो यहाँ पे पीपल भी लिखा है और सोसाइटी भी लिखा है. क्यों पीपल लिखा है? उन लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए जो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है. पीपल और सोसाइटी किस तरह से चूज करते हैं, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी. अब जरूरी नहीं हर चीज में मनी ही इन्वॉल्व हो, ठीक. टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, किस तरह से एम्प्लॉय की जगह एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एलोकेट, पहले किया था, ठीक है. किस तरह से जो स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एम्प्लॉय मतलब एलोकेट करना है, किस तरह से यूज़ पे लाना है, किस तरह से उनके ऑल्टरनेटिव जो यूजेस हैं उसमें हम चूज़ कर पाएंगे, किस तरह से समय के साथ उनका कंजम्पशन होगा और किस तरह से सोसाइटी आगे बढ़ती है एज अ ग्रुप, अलग अलग तरह से फ्यूचर में किस तरह से सोसाइटी को वो हार्मफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है. ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो इन्होंने क्या क्या किया, एक तो पीपल के बारे में बात किया कि इंडिविजुअलिटी ले ले, सोसाइटी के बारे में बात किया कि सोसाइटी को ले ले, ठीक है. मनी और विदाउट मनी मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों के बारे में बात किया. फिर स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बात किया, उसके एलोकेशन के बारे में बात किया, ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बात किया, चॉइस के बारे में बात किया, कंजम्पशन के बारे में बात किया, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात किया. तो जो भी क्रिटिसिज्म पीछे थे उन सबको इन्होंने कवर करने का कोशिश किया, सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में कवर करने का कोशिश किया. फीचर्स पे आते हैं. सबसे पहला फीचर है एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले चल रही थी, अनलिमिटेड वांट, स्कार्स रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ऑल्टरनेट यूजेस, इन सबको साथ लाके एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का. तो पहला तो आ गया ये फीचर. दूसरा फीचर कहता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में भी बात किया, ठीक है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है. वांट्स स्टैटिक
नहीं होती, वांट्स रुकती नहीं है, वांट्स डायनेमिक है। आज कुछ और वांट होगी, कल कुछ और वांट होगी। तो जैसे जैसे वांट हर समय ग्रो करती रहती है, मल्टीप्लाई करती रहती है, विथ टाइम रिसोर्सेज भी ओवर टाइम बढ़ सकते हैं। देयर आर चांसेस, स्टैटिक नहीं है रिसोर्सेज भी, वो भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वांट्स किस तरह से अकम्प्लिश होती है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है हाउ वी आर एबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज, एंड वी कैन ऑल्सो सी एंड लुक फॉर मोर रिसोर्सेज और टू इंक्रीज द रिसोर्सेज दैट वी हैव टुडे। जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज है, क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी अनलिमिटेड वांट्स अकम्प्लिश हो पाए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सैमुअलसन ने अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में बात की है। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक अप्रोच। प्रोफेसर सैमुअलसन हैज अडॉप्टेड अ डायनेमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअलसन ने एक डायनेमिक, एक डिफरेंट, हर तरह से अप्रोच लेने का कोशिश किया है इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये स्टैटिक नहीं रहे। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोल दिया अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो है, ये नहीं बोला। ठीक है, इन्होंने बोला है कि रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक लेने का कोशिश किया है, डिफरेंट लेने का कोशिश किया है। इसको स्टैटिक पकड़ने का या स्टैटिक लेने का कोशिश नहीं किया कि एक चीज को यहाँ एक जगह पर रोकने का कोशिश नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सैमुअलसन्स डेफिनेशन इज नॉट ओनली डायनेमिक इन कंटेंट, इट इज ऑल्सो वाइडर इन स्कोप। प्रोफेसर Samuelson has rightly emphasized that the problem of resource allocation is a universal problem, both for barter economies as well as for money using exchange economies. तो universal problem Samuelson की definition एक wider content है। क्यों? क्योंकि इनकी definition में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं मनी के टर्म में, वहाँ पे भी ये डेफिनेशन फिट बैठेगी, और जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता हो, मतलब एक तो होता है कि हमें एक कमोडिटी खरीदनी है, तो कमोडिटी का जो एक्सचेंज है वो मनी के थ्रू किया जाए, कि हमने कोई कमोडिटी खरीदी, उसके बदले हमने मनी दिया। बार्टर में क्या होता है, बार्टर में होता है कमोडिटी के बदले कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज के बदले कमोडिटी ही दी जाएगी। इसमें भी ये डेफिनेशन सही बैठती है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास मेरिट आ जाएगा यूनिवर्सल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। सैमुअलसन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड. इट हैज इनकॉर्पोरेटेड मार्शल्स वेलफेयर एस्पेक्ट एज वेल एज रॉबिन्स स्कार्सिटी एंड चॉइस एस्पेक्ट. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है. ठीक है, मतलब मिलाई जुलाई इंटीग्रेटेड डेफिनेशन है. इन्होंने मार्शल के वेलफेयर के बारे में भी बात किया, और इन्होंने ये भी बात किया था कि जो नॉन इकोनॉमिक नहीं है चीज़ें वो भी इसमें इंक्लूड की थी. इन्होंने रॉबिन्स के स्कार्सिटी प्रॉब्लम के बारे में बात किया, चॉइस का जो प्रॉब्लम है, एलोकेशन का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात किया, और फ्यूचर के बारे में बात किया, और ये भी बोला कि रिसोर्सेज स्टैटिक नहीं होते, तो ग्रोथ के बारे में भी बात किया. नेक्स्ट आते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. सैमुअलसन्स डेफिनेशन हैज ब्रॉडन्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स सो एज टू इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन्होंने ब्रॉडर एस्पेक्ट पकड़ा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखा इकोनॉमिक्स का. सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है कि सामान का कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, इन सब के बारे में बात किया है. नेक्स्ट आता है हमारे पास विच डेफिनेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वाई. अब हमारे पास हमने चारों डेफिनेशन पढ़ ली. ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे. आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना. आंसर में लिखा है ऑल द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस्ड अबव, सैमुअलसन्स डेफिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट satisfactory. It presents the problem of choice in its dynamic setting. It has also widened the subject matter of economics. Besides, Samuelson's definition has also a universal appeal. It is applicable to all types of economies, capitalist, socialist and mixed. That is why Samuelson's definition is the most accepted definition of economics today. तो अब सारी definition में सबसे ज़्यादा accepted definition जो है वो Samuelson's की definition है. Samuelson's की definition क्यों है? Samuelson's की definition इस वजह से है क्योंकि सारी डेफिनेशंस में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री किसी की डेफिनेशन है तो सैमुअलसन की है. उसने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में तो बात किया ही, साथ में उसने डेफिनेशन को डायनेमिक रखा है. मतलब रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि वो
चेंज हो ही नहीं सकते, इंक्रीज हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सैमुअलसन ने क्या बताने का कोशिश किया, उसने अपने सब्जेक्ट मैटर को वाइड किया, जैसे हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा ना, सबके बारे में बात किया, कंजम्पशन के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, सभी के बारे में बात किया। नेक्स्ट आते हैं सैमुअलसन की डेफिनेशन में यूनिवर्सल अपील है, मतलब हर किसी पे, हर एक इकोनॉमी पे ये डेफिनेशन सेट बैठती, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, इसलिए सैमुअलसन की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल economic units and individual economic variables. The unit of study in microeconomics is the individual rather than the entire economy such as individual household, firm and industries. तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करें, एक यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल. For example, macroeconomics seeks to explain how economies' total output of goods and services and total employment of resources are determined and what explains the fluctuation in the level of output and एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करते हैं, जैसे हम पूरे नेशन की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी टेरिटरी की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो सारे लोगों की इकोनॉमी मिलजुल के हम बात करते हैं, जैसे एक नेशन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम इन टोटल जब हम पढ़ते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा यूनिट और मैक्रो मतलब बड़ा यूनिट, मतलब ढेर सारे लोग एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंसेस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस है माइक्रो economics studies the economic behavior of individual economic units. It is concerned with how the individual units make decision and what affects these डिसीजन। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने अलग अलग डिसीजन लेते हैं, अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड किस तरह से डिसीजन लेते हैं। हमने सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट यूजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और हमने स्कार्सिटी, सबके बारे में बात कर लिया, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल के बिहेवियर के बारे में बात हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Microeconomics deals with the determination of prices and output in individual market. It is concerned with the allocation of resources among individual firms and इंडस्ट्रीज। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो चाहे हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हो, आउटपुट के बारे में बात कर रहे हो, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार आ रहा है कि किस तरह से अपने रिसोर्सेस को वो एलोकेट करेंगे, चाहे वो एक इंडिविजुअल मतलब एक फर्म या कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअलिटी के बारे में या इंडिविजुअल क्वांटिटीज के बारे में बात नहीं करते हैं, हम मिला के बात करते हैं, सबके एग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं, सबको जोड़ के बात करते हैं, ठीक है। सारी लोगों की इंडिविजुअल इनकम जोड़ के बात करेंगे तो वो नेशनल इनकम बनेगी, ठीक है। तो वी डू नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्राइस, वी टॉक अबाउट द टोटल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री और द टेरिटरी, ठीक है। हम किसी के भी इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बात नहीं करते, हम पूरे नेशन के आउटपुट के बारे में बात करते हैं। दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है In case of microeconomics, economics units like household and producers take economic decision on the basis of prices in different markets. तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे एक हाउस होल्ड हो गया या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं प्राइसेस के हिसाब से, मार्केट के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उनके जो इंडिविजुअल डिसीजन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। On the other hand, in microeconomics, economic decision relating to aggregate, यहाँ पे माइक्रो नहीं मैक्रो होगा।
In macroeconomics, economic decision relating to aggregate consumption, aggregate investment, etc. are taken on the basis of national income. तो यहाँ पे जो है जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे वो एग्रीगेट मतलब इन टोटल कंजम्पशन जो कंट्री में चल रहा है उसके हिसाब से होगा। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो उस कंट्री में चल रहा है, नेशन में चल रहा है, उसके हिसाब से होगा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। नेशनल इनकम जो है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स, हाउस होल्ड एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, यहाँ पे एक नेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम व्यू देता है इकोनॉमी का, मतलब एकदम नीचे से स्टार्ट करता है, एक इंडिविजुअल से हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉप डाउन व्यू देता है कि हम पूरे नेशन को ऊपर से देखते हैं, ऐसा मतलब सारे लोगों को एक साथ समझने का, एज अ नेशन समझने का कोशिश करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टेक्निक के बारे में बात करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम अजम्पशन करते हैं अलग अलग तरह का कि डिफरेंट थिंग्स को, जैसे एक चीज़ को मान के चलेंगे तो बाकी सारी चीज़ को कांस्टेंट लेके चलेंगे। जैसे हम इनकम के बारे में बात करें कि इनकम में जो चेंज आएगा उसके हिसाब से क्या क्या बदलेगा, कंजम्पशन बदलता है नहीं बदलता है, तो वहाँ पे हम प्राइस लेवल, मार्केट पोजिशन, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। तो एक समय पर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूजेस द टेक्निक ऑफ क्वासी general equivalent analysis. Mutual dependence of macroeconomic variables is the center stage of macroeconomics. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे हर किसी की डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम एज अ नेशन बात कर रहे हैं ना, तो हर किसी की हर एक फैक्टर की डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है nature of assumptions. In microeconomics, it is assumed that total output, income and employment, general price level, etc., that is economic variables of microeconomics. Microeconomics explains how allocation of resources take place and how price of different commodities are determined. जब हम microeconomics में बात करते हैं तो हम ये assume करके चलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो total output हो, income हो, employment हो, general price level हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम constant लेके चलते हैं, जबकि ये सब microeconomics में variable है। इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें वेरिएबल है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस पे कितनी स्पेंडिंग होगी एज अ नेशन, ठीक है, क्या प्राइस लेवल होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हर चीज़ का एग्रीगेट बताता है, मतलब हर चीज़ को जोड़ के बताता है, हर चीज़ को एज अ होल बताने का कोशिश करता है, हर चीज़ को मिला के बताने का कोशिश करता है। नेक्स्ट आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर इज रियली नो ऑपोजिशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर वाइटल। यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड इफ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स नहीं है। अगर आपने एक के बारे में पढ़ा और दूसरे के बारे में नहीं पढ़ा तो आपने आधा ही इकोनॉमिक्स पढ़ा, आधा इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स एज अ होल इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स मिला के एग्रीगेटेड, इंटीग्रेटेड, ठीक है। एक को पढ़ के दूसरे को इग्नोर नहीं किया जाता, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हम ऐसे ही एक एक करके सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर, अकाउंट्स के चैप्टर, हम कॉमर्स के चैप्टर और भी डिफरेंट चैप्टर्स कॉमर्स की सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान से इतना रखना है कि आप वीडियो देखते रहें। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आए, गो बैक, रिवाइज इट ऑन द स्पॉट, ठीक है। उसी समय उसको रिवाइज करोगे, नोट्स प्रॉपर बनाओ, ठीक है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लाती हूँ स्क्रीन पे वो बुक से निकाल के लाती हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो अपने नोट्स कंप्लीट रखो, ठीक है। टॉपिक को एक एक करके साथ में जुड़ते चले जाओगे, एक एक करके टॉपिक को समझते चले जाओगे। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होता है, हो नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है, ठीक है। तो हम साथ में जुड़ते चले जाएंगे और एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे। गॉट इट। इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।